मैं करूं या और हाँ कोई जी, कर? हाँ जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वाचायानं नमो लोहे संवसाहुनं अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय सर्व साधु अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति पाए को नवाऊं यह स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तीन हित काज सब अज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी पंचपरमेष्टि। ओके, just give me a minute. पूजा जी, अभी आप पढ़ाना चाहेंगे? पूजा जी, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ सर, मैं पढ़ाती हूँ। आपने कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर किए? द्रव्य गुण पर्याय हम्म, और पंच परमेष्टि, फाल्गुन 3 में सर। आपने पहले एक बार द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाया हुआ है, राइट? नहीं, कल मितेश ने स्टार्टिंग का 2 सामान्य गुण लिए हुए थे, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। ओके, आज पंचममिष्टि पढ़ाई। दूसरा दिन की दूसरी अनुवृत्ति। जय जिनेन्द्र सभी को। सब लोग प्लीज अपना वीडियो जो बन सकते हैं वो लोग स्टार्ट करें। जो भी नेटवर्क का इशू ना हो वो लोग सब प्लीज स्टार्ट करिएगा। प्रभा जी, आपका वीडियो बंद है। हाँ, अभी मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ, सॉरी, मैं कल से वीडियो चालू करूंगी, आज थोड़ी सी इशू है। ओके फाइन। मंगलाचरण हमने सभी ने अभी किया। अभी लास्ट क्लास में हमने आगे का पंच परमेष्टि का पढ़ा था। सबसे पहले बोर्ड कार्य में आज की दिनांक है 27 मई 2022 और हम पंच परमेष्टि का पाठ आज आगे बढ़ाने वाले हैं। पंच परमेष्टि के पाठ में हमने आगे पढ़ा था कि अरिहंत जी और सिद्ध जी के क्या क्या विशेषताएं हैं और हम उनको नमन करते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि हमने क्या आगे लिया था? आप रिवाइज करके आए हुए हैं? अरिहंत भगवान का डेफिनेशन कोई बता सकता है? हाँ अनुभूति जी।
जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करने स्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है, उन्हें आर्यवर्त परमेष्टि कहते हैं। और उनके 46 दिन होते हैं। बहुत बढ़िया। और निश्चय अरिहंत भगवान के निश्चय से कौन से गुण प्रकट हुए रहते हैं उन 46 में से? 4 अनंत आपको नहीं बता रहे थे। हाँ, उनके 4 वो ये प्रकट हुए रहते हैं, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। बहुत अच्छा। बाद में सिद्ध भगवान के डेफिनेशन कोई बता सकता है? हाँ पल्लवी जी। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों का भी नाश करके अन्य सभी द्रव्यों से संबंध छूटने के कारण पूर्ण मुक्त हुए हैं और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकारवत विराजमान हुए हैं और जिनके सभी द्रव्य कर। मेरा स्पीकर थोड़ा लिंक निकल गया है, 1 ही मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी। सॉरी, थोड़ा इश्यू आ गया था। नो प्रॉब्लम। आपने बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताया। सब लोग तैयारी करके आए हुए हैं, वो दिख रहा है। कोई मुझे ये बता सकता है कि अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में जो डिफरेंस है वो क्या है? मैं बताऊं? हाँ बताइए राजरीत जी। अरिहंत परमेष्टि ने 4 घाती कर्मों का नाश किया है और सिद्ध परमेष्टि ने 8 घाती कर्मों का नाश। बहुत बढ़िया। अभी हम 8 घाती नहीं, 4 घाती और 4 अघाती। अघाती। अभी आज हम जो साधु का स्वरूप है वो लेंगे। तो साधु का सामान्य स्वरूप हमें क्यों जानना जरूरी है, क्या आप लोगों को पता है? बालबोध भाग कितना? 1 की 2? बालबोध भाग 3 और पार्ट नंबर है 2, पेज नंबर है 8। सब लोग ने बुक निकाल ली? राजदीप जी आपको मिल गया क्या? देख रही हूँ। पाठ कौन सा है? पार्ट 2 है, पेज नंबर 9 है, मिल गया। ठीक। हाँ पल्लवी जी आप बता रहे थे। हाँ जी। तो मोक्ष जाने के लिए साधु पद अनिवार्य है। साधु हुए बिना मोक्ष नहीं जा सकते और सच्चे गुरु को की पहचान हमें होनी चाहिए और हमें भी आगे जाके साधु पद धारण करना है। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो जानना जरूरी है। एकदम बढ़िया। ये टू द पॉइंट है कि ये 2 मेन चीजें हैं कि हमें एक तो मोक्ष मार्ग पे चलना है, तो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले कौन है वो जानना जरूरी है और वो मुनिपना धारण किए बिना हम जा नहीं सकते, तो इसके लिए ये जानना एकदम अनिवार्य है। अभी उसमें आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी का स्वरूप आता है। हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इसमें। आचार्य जी में मैं मेन थोड़ा आपको बताऊंगी और उसके साथ साथ आपको प्रश्न पूछती जाऊंगी और बाद में हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं कि जो जो परमेष्टि है उनके गुण बताऊंगी मैं आपको कि ये इतने गुण प्रकट हुए हैं, तो उसको आपको याद करना है और मैं तुरंत आपको पूछूंगी कि किसके कितने गुण हैं, आप मुझे बताइए, या मैं गुण बताऊंगी तो आप नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है। आचार्य जी में है ना,
आचार्य जी जो रत्नत्रय के अधिकारी होते हैं, उनका प्रधान पद पे वो स्थित हुए रहते हैं, मुनि संघ के नायक होते हैं, और मुख्य पने से है ना वो अपने निर्विकल्प अनुभव में रहते हैं। अभी ये सब आगे के जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रधानत्व बताया, और उसके साथ साथ अपने स्व सन्मुख में रहते हैं। मेन कार्य तो मुनियों का सब यही रहता है कि अपना आत्मा का अनुभव करे, शुद्ध उपयोग में रहे। पर जब जब वो शुद्ध उपयोग में नहीं रहते हैं, तो बाहरी क्रियाओं में क्या प्रधानत्व होता है, उस हिसाब से सब में अलग अलग डिफरेंसेस है। तो आचार्य मुनिराज दूसरों को मुनि दीक्षा देते हैं। किसी लोभी धर्म के रुचि वाले जीव आए हुए होते हैं और उनका ध्यान खुलता है, तो वो अगर करुणा बुद्धि आई तो वो उपदेश देते हैं आदि सारे कार्य। कोई मुनि को प्रायश्चित लेने आते हैं, तो प्रायश्चित का कार्य देते हैं उनको कि कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करना। ये सारे चीजें हैं आचार्यों के। Actually, I forgotten Adarsh Vachan. जल्दी जल्दी में वो निकल गया। Can I take it right now? नहीं, not required, it's fine. Okay. किसी ने मैसेज किया है क्या? मितेश ने पॉइंट आउट किया है। गलत बात है मितेश जी। एंडिंग में मुझे एक्चुअली क्लिक हुआ था, लेकिन आई वाज ऑलरेडी गॉन अहेड कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ करके, इसलिए मैंने बाद में नहीं कुछ किया। कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। ओके। और इसमें एक्स्ट्रा में मैं बताना चाहूंगी कि आचार्य को 36 गुण प्रकट वो फॉलो करते हैं, तो वो आपको याद रखना है। आप लिख लीजिए एक जगह पे। अरिहंत जी को 46 गुण है, सिद्ध भगवान को 8 गुण है। एक पेपर पे लिख कर रखिए नोटबुक में, इसके ऊपर ही एक्टिविटी होने वाली है, तो आप याद कर लीजिए। कितना लिखा आपने, आगे बताऊं? बाद में आचार्य को 36 गुण, उपाध्याय जी के 25, और साधु जी के 28। आपने उपाध्याय जी के 25 और साधु जी के 28 बोले? हाँ। अच्छा, उपाध्याय के कम होते हैं साधु से? साधु जी के मूल गुण रहते हैं 3, और उपाध्याय के उनके पद के हिसाब से 25 रहते हैं। अभी उपाध्याय जी के बारे में बताती हूँ मैं। उपाध्याय जी को है ना द्वादशांग का ज्ञान रहता है, तो उनका अधिकार रहता है शास्त्रों के ज्ञान पे और पठन पाठन विधि पे, तो उसकी वजह से वो संघ के नायक होते हैं। उपाध्याय जी अपने आत्मस्वरूप में से जब भी बाहर रहते हैं, तभी अपने शिष्यों को यानी दूसरे साधु मुनियों को पठन पाठन में अपना भाव लगे और कहीं पे बाहर में अशुभ कार्यों में भाव ना जाए, उसके और वापिस शुद्ध उपयोग में जाए, उसके लिए पठन पाठन का कार्य करते हैं और संज्ञान संचार भी करते हैं वे। तथा अभी साधु का देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आपने ये उपाध्याय में बताया संघ के नायक और संघ का संचालन करते हैं, वो आचार्य के उसमें नहीं आता रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? हाँ, लेकिन कभी एक संघ में है ना आचार्य जी भी रहते हैं और उपाध्याय जी भी रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है।
आचार्य पद पे जो रहते हैं उनके अंडर सारे साधु ही होते हैं, वो पदवी के धारक एक संघ में नहीं रहते हैं। और उपाध्याय जी रहते हैं वहाँ पे, उनके संघ में अलग साधु रहते हैं, मतलब आचार्य जी नहीं होते हैं। तो ये भी संघ का नेतृत्व वगैरह करते हैं, पर पठन पाठन का कार्य उनका सबसे मेजर रोल महत्वपूर्ण होता है। है। तो अच्छा, तो हर संघ में या तो उपाध्याय होंगे या आचार्य होंगे, ऐसा आप बता रहे हैं? करेक्ट, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसे है, फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको कंफर्म करती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। साधु भगवान में आचार्य उपाध्याय को छोड़ के जो सभी सामान्य साधु के पद पे रहते हैं उनको लिया जाता है। तो साधु के 28 मूल गुण का पालन अखंडित रूप से करते हैं और अंतरंग बाहिरंग तप से रहित होते हैं। अरे, अंतरंग बाहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। वे कोई भी भाव परिग्रह या बाहर के एक भी दोष मात्र भी चीज रखते नहीं है, तब भी सच्चा मुनिपना कहलाता है। कोई भी आरंभ कार्य में नहीं रहते हैं। जैसे हम गृहस्थ सारे अलग अलग आरंभ करते हैं, उनको जमीन खोदना, पानी का छानना वगैरह भी कोई भी आरंभ का कार्य रहता नहीं है जिसमें दोष लगता है। और मुख्य रूप से अपने आत्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तीनों में, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी में, हम सिर्फ साधु होकर ही मोक्ष मार्ग पे आगे जा सकते हैं। आचार्य की पदवी या उपाध्याय की पदवी पे जब तक कोई मुनि है तब तक उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पॉसिबिलिटी नहीं है, मोक्ष का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए वो पदवी त्याग करते हैं और वापस साधु बनते हैं, मतलब नॉर्मल साधु बनते हैं, दूसरे किसी को आचार्य बना के अपने साधु पने में लीन होते हैं, तब भी वो आगे मोक्ष मार्ग पे चढ़ते हैं। जब तक किसी को नेतृत्व करने का या कुछ भी कार्य का जिम्मेदारी रहती है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो पदवी को त्याग करते हैं। तो ये सारे पंच परमेष्ठी का स्वरूप लास्ट टाइम 2 समझे, अभी के 3 हमने समझे। वो वीतरागमय रहते हैं और उसकी वजह से हम इनको वंदन करते हैं। अभी इसमें आपको कोई भी मैं प्रश्न पूछती हूँ, आपको उसका जवाब देना है। उपाध्याय जी में क्या मुख्य रहता है? पठन पाठन और संचालन। आचार्य जी में कोई बता सकता है क्या मुख्य रहता है? हाँ, संघ के नायक रहते हैं वो। ओके। और अनुभूति जी नेक्स्ट, उसमें आचार्य में कभी और कभी क्या राधा क्या करते हैं? हाँ, करुणा बुद्धि से धर्म उपदेश देते हैं और दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ओके, वेरी गुड। और साधु पद अनिवार्य क्यों है? प्रभा जी आप बता सकते हैं? साधु पद से ही मोक्ष जा सकते हैं, आचार्य उपाध्याय से नहीं, इसलिए साधु पद अनिवार्य है। बराबर। अभी हम एक्टिविटी लेंगे, जो मैंने आपको बताया था मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ गुणों को। और मैं नाम लूंगी तो आपको गुण बताने हैं, और गुण लूंगी तो नाम बताने हैं। वैसे गेम चलेगा और क्विक आंसर चाहिएगा, पॉज नहीं चलेगा। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। अरिहंत जी 46 गुण, सिद्ध जी 8 गुण, आचार्य जी 36 गुण, उपाध्याय जी 25 गुण और साधु जी 28 गुण। ठीक है सब लोग, आप लोग रेडी हो जाइए। मैं आधा मिनट का टाइम देती हूँ, आप देख लीजिए फटाफट से। एवरीबॉडी रेडी? हाँ। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए।
चलिए उपाध्याय जी, एक मिनट मैं नाम बताती हूँ और बाद में मैं मतलब आप लोग का नाम बताऊंगी और बाद में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। पल्लवी जी, उपाध्याय जी 25, 25, अनुभूति जी, आचार्य जी 36, मितेश जी, साधु 8 और 27 28 सॉरी गलत हो गया। नुपुर जी, आर्यन जी 45, 46 सॉरी। 36, प्रभा जी, आचार्य जी 36, राजरीत जी, सिद्ध जी, साधु जी, सिद्ध साधु जी, सिद्ध जी 8 गुण। अनुभूति जी, सिद्ध जी 8, पल्लवी जी, आचार्य जी 36, कितना बताया? 36, 36, 36। मितेश जी, साधु जी 28 अभी मैं थोड़े प्रश्न पूछती हूँ आप लोग सबको कि आपने पार्ट पे से क्या सीखा, आप मुझे बताइएगा। जो आत्मा का अनुभव करते हुए संघ का पठन पाठन करवाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनुभूति जी, आप अनम्यूट करिए। आचार्य परमेष्ठी, क्या? आचार्य परमेष्ठी। सर, दूसरे बच्चे में से कोई बताएगा कि ये सही है? उपाध्याय, उपाध्याय जी। उपाध्याय जी। दूसरा प्रश्न पल्लवी जी, संघ में अपने आप से जो जो पदवी को त्याग करके सिर्फ अपने आत्मा में लीन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साधु जी। वे क्या क्या करते हैं? बस ज्ञान ध्यान में लीन रहते। आरंभादि कार्यों में आरंभादि कार्य करते हैं। आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से वो रहित होते हैं। करेक्ट। हितेश जी, आचार्य परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो संघ के नायक हो और जिन्हें अगर संघ के नायक को प्रायश्चित कराते हैं और दीक्षा देते हैं। धर्म का उपदेश भी देते हैं, जो धर्मलोभी जीव अगर कोई होता है तो उन्हें देते हैं। अभी इसमें आप लोगों को कहीं में भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य तरीके हमने आज देखा कि सामान्य से साधुओं का स्वरूप क्या है। वे वितरागी होते हैं, समस्त परिग्रह के त्यागी होते हैं, शुद्ध उपयोग मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं और कहीं पे अपना उपयोग प्रमाते नहीं है। ये सामान्य साधु का स्वरूप हो गया। उनमें आचार्य जी में रत्नत्रय में अधिकता होने से उनको मुनि संघ का नायक कहते हैं। मुख्य पने से वे निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। रागांश के उदय में करुणा बुद्धि से धर्मलोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने देने वाले योग्य शिष्यों को दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित का कार्य देते हैं। अभी मुझे उपाध्याय जी का आप शॉर्ट में बताइएगा। राजरीत जी। और ठीक है, बताती मैं। हाँ, उपाध्याय का। हाँ, उपाध्याय का। जो बहुत शास्त्र के ज्ञाता होते हैं और पठन पाठन का कार्य करते हैं और एकाग्रता अधिकार स्मृति नए आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं। एक आत्मस्वरूप और एकाग्रता, उससे उपाध्याय कही। ठीक है, साधु जी का कौन बताएगा? प्रभा जी, आप बताएंगे?
साधु जी अपनी ज्ञान ध्यान में बिजी रहते हैं। उनका प्राइमरी गोल आत्मा में लीन रहकर मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। वो कोई पद के इच्छुक नहीं होते। उनके 28 गुण होते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। बराबर बताया। इसमें अभी ये सारे डेफिनेशंस है जो इम्पोर्टेंट आचार्य के, उपाध्याय जी के और साधु जी के, वो आपको लर्न करके आना है नेक्स्ट क्लास में। और मैं सबको 1 by 1 हाफ में पूछती जाऊंगी, आगे का आप बताइए, आगे का आप बताइए, तो एकदम मौखिक होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रभा जी का वो क्वेश्चन ले लेंगे जो डिफरेंस का उन्होंने पूछा था ना, कि एक संघ में दोनों रहते हैं या नहीं, वो मैं क्लियर करके नेक्स्ट टाइम में बताती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पूजा जी, थोड़ी बहुत कंटेंट में टेक्निकल मिस्टेक्स थी। ओके। जो कि प्रभा जी ऑल्सो ट्राइड टू हाईलाइट। जस्ट अ मिनट सर, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर। जो कि प्रभा जी ने भी हाईलाइट करने की कोशिश की थी। अभी हाँ। इसको आप इस तरीके से देखिएगा कि यदि आप 12th पास हो, हाँ, तो उसका क्या मतलब है कि आप कि 10th उसके पास। पहले का सब आता है। तो वैसे ही यदि कोई उपाध्याय या फिर आचार्य देव है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो ऊपर है साधु से। हाँ, उसका क्या मतलब हुआ कि जो भी चीजें साधु के लिए एप्लीकेबल है वो तो बाय डिफॉल्ट उनके लिए है ही है। हाँ, तो वो गुण के उसमें। ये चीज याद रखिएगा कि जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, या फिर स्कूल में हेड गर्ल्स होते हैं, या फिर वो अलग अलग नहीं बना देते पोस्ट, उन सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से बताई जाती है। हाँ, बट उन सबके अंदर फाइन प्रिंट में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि दे नीड टू बी आइडियल स्टूडेंट फर्स्ट, दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। हाँ। तो वैसे ही आचार्य उपाध्याय को सबसे पहले साधु तो होना कंपलसरी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फॉर देम इज टू बी अ साधु। उसके बाद अच्छा, अगर कोई आचार्य देव है तो कंपलसरी नहीं है कि वो पहले उपाध्याय हुए हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ना, नहीं है। क्योंकि दोनों की जो रोल्स है वो बहुत अलग है। जो उपाध्याय है वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, और वो उस सब्जेक्ट को समझाते हैं और पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं। हाँ। जो आचार्य देव है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। ध्यान में आई बात? हाँ। मेरे को बस 1 सेकेंड दीजिए, मेरा बैटरी लो हो गया।
हाँ जी, यहाँ पे क्लैरिटी है, राइट? ठीक है, मुझे आपका वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा हो, आपको आपने आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो रख दी है, और उसके साथ ये भी बोल दी है कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, तो सामने वालों को माइंड पे एक वो ओपननेस देता है कि यू कैन चेक फॉर अदर पीपल्स ओपिनियन आल्सो who are more expert in this field. करेक्ट। दूसरी चीज आपने ये भी बोला कि यदि मुझे मैं इसके बारे में पता करके आपको नेक्स्ट क्लास तक बताती हूँ, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट एलिमेंट व्हिच आई लाइक। कोई कुछ बोलना चाहता है? सर मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? हाँ जी। प्रोबेबली एक्सप्लेनेशन में जब सामान्य आचार्य उपाध्याय स्वादु का आप जब बता रहे थे, तो उसमें वो जो 3 भाव है ना, शुद्ध, शुभ और अशुभ, तो मे भी आप वो भी ऐड कर कि अशुभ तो उनके होते ही नहीं है बिल्कुल, शुभ वो भी शुद्ध में लीड करने के लिए मे भी वो ऐड कर सकते थे। क्यों नहीं होते उनके अशुभ अशुद्ध में? सॉरी, आपने बोला कि 3 में से खाली 2 ही होते, तीसरे नहीं होते। अशुभ नहीं होते, शुभ और शुद्ध ही होते हैं। ये किसने बोला कि अशुभ नहीं होते? नहीं होते। नहीं होते। साधु को क्रोध आ सकता है, वो उसको ना के बराबर कहा गया। मतलब वो संज्वलन, हाँ जो हाँ, विदेशी उतनी कषाय 3 चौकड़ी कषाय नहीं रहती है, तो उसके उसमें वो रिलेटेड अशुभ भाव नहीं रहते। 3 कसाय चौकड़ी नहीं रहती है, ये किसने बोला है? मुनिपत तभी अंगीकार करते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, ये किसने बोला है और किधर लिखा है? शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से पता है। जिनवाणी में क्या लिखा हुआ है? कि जब प्रत्याख्यान मतलब अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, तभी सकल तभी मतलब छठा गुणस्थान मुनिव्रत कहा जाएगा, छठा 7वां गुणस्थान। छठे और 7वें गुणस्थान में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी छठे में आपको होता है और अभी 7वें आपको में डिफरेंस जो है ना, वो डिफरेंस अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है छठे और 7वें में। वो इतना बड़ा डिफरेंस है ना कि ये समझ लो 7वां इस, अगर मैं बिजनेस के टर्म में बोलूं तो 7वां इज टॉकिंग अबाउट यू मेकिंग प्रॉफिट्स, छठा इज टॉकिंग अबाउट यू मेकिंग लॉस। आप लोग शेयर मार्केट में अगर कभी आपने देखा हो ना किसी को इन्वेस्ट करते हुए, तो उसके अंदर आएगा कि अभी 2 मिनट पहले ग्रीन हो गया, 2 मिनट बाद रेड हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया। सो जो ग्रीन और रेडनेस है ना, वो छठा 7वां है। 7वां मतलब शुद्ध, तो छठा मतलब अशुद्ध। और दोनों में मतलब इट इज नॉट जस्ट पेनी का डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हैविंग सेड दैट, कि आप जो बात बोल रहे हो ना, उसके अंदर आपका ये बोलना है कि 7वें 8वें 9वें गुणस्थान में जब जाते हैं मुनिराज, तब 3 कसाई चौकड़ी का अभाव होता है। क्या मुनिराज पहले गुणस्थान में नहीं होते?
जा सकते हैं। हाँ, पहले जा सकते हैं। अगर पहले गुण स्थान में है ना, तो 3 कसाई चौकड़ी छोड़ो, आधा बिल्कुल। कसाई का भी अभाव नहीं हुआ है। सर, पर पहले में तो उसको मुनिराज नहीं कहेंगे ना फिर? क्यों नहीं बोलेंगे? पहले गुणस्थान में है तो क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब क्योंकि द्रव्य उनका ये आइडेंटिफिकेशन ये कि वो छठे सातवें में उसको मुनिराज कहते हैं। छठे सातवें कहाँ पे लिखा है ये? 3 चौकड़ी कषाय के अभाव के बिना वो मुनिपद कोई इच्छा ही नहीं करेगा ग्रहण करने की। किसने बोला ये बात? एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो जब भी मुनिराज रहते हैं और उनका पद गिर जा मतलब गुणस्थान गिर जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो पहले में जाकर वापस बाद में ऊपर चढ़े। ये एक बहुत ही अलग डायमेंशन का टॉपिक है, और इसको अगर मैं समझाने जाऊंगा तो आज की क्लास ही कम पड़ेगी। ये जब तक आप गुणस्थानों को अच्छे से नहीं समझते हो, जब तक आप चरणान योग को नहीं समझते हो अलॉन्ग विद कर्णान योग, तब तक इस टॉपिक पे कोई कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही टेक्निकल और सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज भी होते हैं, और द्रव्यलिंगी मुनिराज का मतलब ही ये है कि वो पहले गुण स्थान रखती है। दूसरा, अभी समझो रिसेंटली मेरी वाइफ का कोई कुछ अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। सो पहले तो वो मुनिराजों क्या जाती थी, उनसे बातें सुनती थी, उनके प्रवचन वो सब सुनती थी, तो उसको इतना कुछ समझ में नहीं आता था, उनको सब एक जैसे लगते थे। शादी के बाद से वो हमारी काफी चीजें पढ़ रही है, समझ रही है। तो अभी एक दिन हम लोग ऐसे कहीं पे गए, तो एक मुनिराज के हम लोग प्रवचन में बैठे हुए थे। प्रवचन खत्म होते साथ उसने आके मेरे को एक ही कमेंट किया। अब मुझे समझ में आया कि द्रव्यलिंगी मुनिराज क्या होते हैं, और मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैं डर गया कि भाई इसको ऐसे क्या समझ में आ गया। मैंने उससे पूछा कि भाई तो समझ में क्या आया? हमें आज तक समझ में नहीं आता है, तुझे क्या समझ में आ गया? आप गैस कर सकते हो उसने क्या बोला? उसने एक ही लाइन बोली। उसने ये बोला कि आप लोग जो मुनिराज नहीं हो, आप लोगों के पढ़ाने में जो कंटेंट आता है वो चीज के अंदर आप लोगों का फोकस वितरकता पे होता है। राग द्वेष को तो आप बिल्कुल भी अच्छे से मतलब उसकी पूरी बेइज्जती करते हो, जबकि इनके लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा फोकस राग द्वेष को प्रमोट करने में था। अगर कोई इवेंट हुआ है और उसके लिए डोनेशन चाहिए है, तो वो डोनेशन ड्राइव को लीड कर रहे थे। मतलब कोई भी मुनिराज डोनेशन ड्राइव को क्यों लीड करेंगे? और मतलब अगर वो भी जिस तरीके से उन्होंने जो जो पॉइंटर्स रखे थे उसको ड्राइव करने के लिए, वो पॉइंटर्स उसी को ही पचे नहीं, उसी को ही अटपटे लगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने उसको उस समय एक ही चीज बोला। पहली चीज मैंने ये बोला कि सामने वाला व्यक्ति ने कौन सी चीज क्यों बोली है, या उसने खुद ने बोली है या उससे बुलवाई गई है, ये पता नहीं है आपको। तो इसलिए फेस वैल्यू पे किसी को भी जज मत करो। दूसरी चीज, पूजा जी, क्या आप मितेश जी के
इमोशंस के अंदर घुस के बता सकते हो कि वो आपसे, बीजू स्पीकर में बॉक्स लेना है। सॉरी, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस पूजा जी, मितेश जी, एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग अपने पार्टनर्स के इमोशन के अंदर घुस के बता सकते हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या आपसे कितना, क्यों? या ये तो गलत बात है यार। आप बोल रहे हो कि वो आपके पार्टनर है, क्या बोलते हो? ही इज माई लवर, ही इज माई बेस्ट हाफ, ही इज माई क्या क्या चीजें नहीं बोलते अपन? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर। और आपको उनके अंदर आपके लिए क्या इमोशंस है वो ही नहीं पता है, तो आपने कैसे बोल दिया इतना सब कुछ? मन गढ़त है। द्रव्य लिंगी। एग्जैक्टली। भाव से वो आपके पार्टनर है कि नहीं है, आप बेट लगा के बोल सकते हो कोई भी। तो जिसके साथ आप दिन रात रहते हो उनकी भावों को आप नहीं समझ सकते हो, तो ऐसे कोई मुनिराज जिनसे आप कुछ देर के लिए मिलते हो, आपकी पूरे लाइफ में कुछ घंटों के लिए मिलते हो, मतलब आप अगर मैं आपकी समझ लो ऑन एन एवरेज सब लोग 30 साल के होंगे यहाँ पे, हाँ जी, 30 साल में ऑलमोस्ट 2,60,000 घंटे होते हैं। अगर आपने किसी मुनिराज से 1 घंटे के लिए मिले तो वो कितने, आपने अपनी लाइफ के कितना परसेंटेज टाइम आपने उनके साथ बिताया? 1%, 0.1। 0.000 समथिंग। एग्जैक्टली। और अगर आपने 30 साल के आप हो और आपकी 20 साल की एज में शादी हो गई है, तो आप समझ लो ऑलमोस्ट आपने 33% ऑफ योर लाइफ अपने पार्टनर के साथ बिताया है। जिसके साथ आपने 33% ऑफ योर लाइफ बिताई, आप उसके भावों को नहीं समझ सकते हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति जिससे आपने 0.0001% टाइम बिताया है, उसका आप क्या समझोगे? So nowhere you are in a position to judge basis on your understanding, क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, वो हमें नहीं समझ में आ सकती है और उसको हमें समझना भी नहीं चाहिए। मतलब आप मुझसे पूछोगे ना मेरी पार्टनर मुझसे कितना प्यार करती है ना, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा है ना, शी टेक्स केयर ऑफ मी ना, वो दिखाती तो है ना कि मुझसे प्यार करती है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। उसके मन में क्या चल रहा है वही जाने और वही खुश रहे। मेरे लिए तो जो बाहर है, और दिखावे से मेरा मतलब ये नहीं है कि समाज के सामने या आउटसाइड द वर्ल्ड, between both of us in privacy, in home, in everywhere also she is showcase, वो प्यार को शोकेस करती है ना, सो मेरे लिए उतना काफी है। तो आप लोग भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के चारित्र से उतना ही मतलब रखो जितना आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके लिए इम्पैक्टफुल है। उससे आगे उसकी अंदर डीप डाइव ना कीजिए, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं मेरी क्लास में नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि जैनिज्म है ना, वो सारे धर्मों से ना एकदम अलग है। पता है क्यों?
सेल्फिश है। हाँ, सेल्फिश है। एग्जैक्टली। जितना बड़ा सेल्फिश जैन रिलीजन है ना, उतना बड़ा कोई नहीं हो सकता। जियो और जीने दो जो है ना, वो कम्युनिटी वेलफेयर के ऊपर नहीं बना है, वो सेल्फिशनेस के ऊपर बना है। उसका मतलब ये है कि बस आप खुद जियो, आपको जो करना है वो करो, बाकी लोगों से कुछ मतलब भी मत करो। सर क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, तो मतलब ऑटोमेटिक, हाँ मतलब सेल्फिश, देयर इज नो चॉइस वैसे, मतलब अल्टरनेटिव नहीं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना। दूसरी चीज, आपको आपके स्वयं का कल्याण करने पे फोकस करना है, दूसरों के लिए। मैं मेरे बैच में हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को। आपको पता है मैं इधर सुबह 5 बजे उठ के क्यों बैठ जाता हूँ? एंड यू विल नॉट बिलीव इट, जब से क्लास चालू हुई है ना, तब से मुझे दिन में 24 घंटे में बहुत मुश्किल से ना 3 से 4 घंटे की नींद मिलती है। मतलब अगर किसी दिन मैं 6 घंटे सो जाऊं ना, तो अगले दिन ने ऑफिस वालों को पता चल जाता है कि आज ये सो के आया है। और जो मुझे जानते हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं ना, उनको एक बात अच्छे से पता है, मेरे घर पे मेरा नाम पता है क्या है? कैन यू गेस? कुंभकर्ण। और खाली घर पे नहीं, जो मेरे साथ जिन्होंने, मेरी जो टीम मेंबर्स है जिन्होंने मेरे साथ क्लोजली काम किया हुआ है, मेरे क्लासमेट्स है, सबने मैं वही नाम रखा है। क्योंकि इफ यू गिवन मी अ चॉइस बिटवीन एनीथिंग एंड स्लीप, सबको पता है एक ही आंसर आने वाला है। तो मेरी वाइफ को भी पता है कि शी डजंट स्टैंड अ चांस, बट उसके बाद भी मैं स्लीप को छोड़ के अगर तो सुबह 5 बजे बैठा हो ना, तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव इज नॉट ऑल ऑफ यू। मतलब स्वाध्याय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जब मैं हर साल आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये साल देखो जो क्लासेस लेनी है ना, उसमें देखो ये फॉर्मेट्स लेने हैं, ये जब चीजें फॉलो करनी है। नुपुर जी अपने बैच में होते कि नहीं होते हर एक चीज फॉलो? कभी मिस हो जाती है, पर होती है मोस्टली। The point over here is आप लोगों के दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो है कि मुनिराज 3 चौकड़ी अभाव, वो कौन से गुण स्थान में होता है? आपको पता है ना, 6वें गुण स्थान तक नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है 7th में होता है। नहीं होता है, 7th में होता है। तो और जब 6ठे गुण स्थान भी मुनिराज होते हैं, तब किस बेस पे बोलते हैं कि उनके खाली स्वयंज्वलन कषाय 3 चौकड़ी नहीं है? और यदि 3 चौकड़ी कषाय है ना, तो उसका मतलब ये है कि अशुभ है। यदि स्वंज्वलन भी है ना, तो वो शुभ नहीं है, अशुभ ही है। अब मैं आपको एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लोगे आप कि उनके भी अशुभ होते हैं। बताओ।
चलो, यदि आपका पार्टनर आपको परेशान करे, आपको टॉर्चर करे, तो वो आपका शुभ कर्मों का उदय कि अशुभ कर्मों का उदय? अशुभ का। एक ऐसे ही आपका तो शुभ होना चाहिए ना, आपका पार्टनर कर रहे तो। वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि हम जिससे प्यार करते हैं हम उन्हीं को ही हैरान करते हैं, हम उन्हीं को ही पीटते हैं, हम उन्हीं को ही करते हैं। अब बोलो, आपके लिए शुभ है कि अशुभ है? अशुभ है। कोई डाउट शुभ है? भी हो सकता सर, एक एंगल से शुभ हो सकता है। किस एंगल से? सर मैं और हम लोग के बीच में, हम दोनों के बीच में बात होती है ऐसे ही कि कभी जो भी ऐसा कुछ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है या सता रहे एक दूसरे को, तो वो परीक्षा सहने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसलिए शुभ है। मेरे को लगता है पल्लवी जी के पास भी कुछ है इसमें कंटेंट। नहीं, आई एम गुड। बहुत सॉलिड कंटेंट दिखाई दे रहा है। नहीं, जैसे नुपुर जी ने कहा, इट इज एक्चुअली अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम एक दूसरे को यही बोलते हैं सर, तो झगड़ा थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा है, परीक्षा सहने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो परीक्षा जो है वो शुभ है कि अशुभ कर्म है? नहीं सर, वो लाइक आप अगर समता से उसको सह लो तो आपकी प्रोग्रेस होती है ना। So we call it Sauvik, like even with the kids, के कभी ऐसे कुछ बुरा होता है तो thank God, thanks for bringing that into my life, के संसार के दुखों से अब डर लगता है। So संसार के दुखों से, दुखों is the key word, right? अब मुनिराज के ऊपर वो जलती हुई सिगड़ी, उनके ऊपर सांप डाल देना, कोई आके उसको खा रहा है, ये सब क्या है? पुण्य का उदय है? शुभ है, ये तो शुभ है। हाँ, पुण्य उदय नहीं है, अशुभ ही है, लेकिन उनका ध्यान उस पर जब भी नहीं रहता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है उतना ज्यादा उस हिसाब से। आपने जो बोला ना उसके अंदर आपने क्या बोला पता है? जब उस पर ध्यान नहीं रहता है, वो कब नहीं रहता है? जब वो आत्मलीन होते हैं। यदि वो आत्मलीन नहीं है, सर वो उनकी एक स्टोरी आती है ना, रानी चेलना के बेटे थे और पुष्पडाल मुनिराज की, उसमें कि वो 12 साल तक मुनिराज अवस्था में रहे थे और फिर भी उनको उनकी कानी स्त्री का ध्यान आता रहता था 12 साल तक। आई मिस्ड योर लास्ट लाइन। फिर भी क्या? उनको उनकी कानी स्त्री थी जो एक आंख से नहीं देख सकती थी, उसका ध्यान आता रहता था। फिर उन्होंने उसका स्थितिकरण करवाया था वारिशेन मुनिराज ने। नाम याद नहीं आ रहा, वारिशेन मुनिराज ने। फिर हाँ, अब इसके अंदर अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि वो कौन से मुनिराज थे जिन्होंने पूरे 700 मुनिराजों का संघ को बचाने के लिए मुनि पद को छोड़ा था? विष्णु कुमार मुनिराज। अब बताओ, उन्होंने जो छोड़ा था वो अच्छा शुभ का था कि अशुभ का उदय था? अशुभ का। या अभी तो आपने बोला कि मुनिराजों को अशुभ का उदय नहीं होता है। मेरे को आप लोग इतना कंफ्यूज मत करो यार, मेरा ना वो अशुभ का उदय नहीं होता है बोला था पल्लवी ने, कि अशुभ करते नहीं है ऐसा बोला था? अशुभ का अस्तित्व। एंड सर एक्चुअली कमिंग बैक, ये तो लाइन इधर ही लिखी हुई है सर। दिस इज एग्जैक्टली द लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। क्या? कि तीव्र कषाय का अभाव, अशुभ अशुभ मतलब पहले शुद्ध का बताया, फिर शुभ का और अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। हाँ, अशुभ उपयोग की बात बताई थी शायद। आई वाज टॉकिंग अबाउट द 3 उपयोग्स ओनली दैट टाइम। अच्छा, तो मतलब व्हाट आई मेंट इज, जैसे बच्चों को 3 उपयोग क्या है, जस्ट इंट्रोड्यूस इट बिकॉज इट्स रिटन हियर बिफोर, मतलब व्याख्या में किसी बच्चे को पूछने के पहले एज अ टीचर हम एक्सप्लेन करें। दैट इज ओनली व्हाट आई मेंट। अच्छा, अब मुझे सुनना समझना मेरा पॉइंट यहाँ पे।
थोड़ा सा क्रिटिकल है ये। वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं, ये उनके शुभ कर्मों का उदय है कि अशुभ कर्मों का उदय है, उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। अशुभ कर्मों का। ध्यान में आया? लेकिन यदि आप उसको इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से आप देखोगे तो हम लोग अशुभ कर्मों को क्या बोलते हैं? नहीं करते। इसको पता कैसे बोला? इसको सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बोलता हूँ। आप में से कौन कौन इंसान हैं जो कि लीगली जिन पे केस किया जाए तो वो जेल नहीं जाएगा? ऐसा कोई भी इंसान है? अनसाउंड माइंड का होता है। हाँ, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। नहीं, मैं अभी ऐसी साउंड अनसाउंड माइंड नहीं, अभी डे टू डे लाइफ में मैं आपको ये बोल सकता कि अगर कोई पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ जाए ना तो उसको 100 केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने लॉ ब्रेक किया हुआ है और मैं क्रिमिनल प्रूफ हो जाऊंगा। खुद सोचो आपके साथ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, लेकिन कोई क्राइम नहीं कमिट किया है, मतलब तीव्र क्राइम, तो उस हिसाब से ये छोटे मोटे चल जाते हैं। इग्नोर टाइप, मतलब इसमें ज्यादा ध्यान जाता है। देने जैसा, you cannot waste your resources on that. Exactly. तो उनकी जो डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल है ना वो इतनी हाई है कि उसके सामने हम तो कहीं पे टिकते ही नहीं है। तो वैसे ही अशुभ उपयोग का जो बेंचमार्क है ना, गुस्सा, ऐसा गुस्सा कि तू आ मेरे सामने। नितेश जी, मेरे बॉस ने ऐसा किया ना, हर कुत्ते का दिन आता है। हम भूल जाते कि हम अपने आप को कुत्ता बोल रहे हैं, बट ठीक है उस टाइम के लिए ना हर कुत्ते का दिन आता है। ये भाई बहुत अच्छी चीज है, मैं ले जाता हूँ यार। जो 5 पाप 4 कषाय जो है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तीव्र भावना होती है वो नहीं होती है। हमें जो अशुभ उपयोग दिखाई देता है ना, उसके बेंचमार्क के सामने उनका जो अशुभ उपयोग है ना वो बहुत चिंता पिंटर है। उनका अशुभ उपयोग पता है क्या होता है? खाना, मतलब भोजन के लिए जाए, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो उनकी मजबूरी समझ लीजिए। आपको बैठ के वो पढ़ाते हैं ना, वो उनका अशुभ उपयोग है। या ग्रंथ लिखना। कैन यू इमेजिन? ग्रंथ लिखना उनका अशुभ उपयोग है। अगर वही बेंचमार्क अपने लिए मैं लगा दूं ना तो आप बोलोगे सर कल से आपकी क्लास में हम तो नहीं आने वाले। आप तो हमें बोलोगे कि आप तो सीधा नरक ही भेजोगे, वो भी पहले दूसरे नहीं भाई, 7वां भी कम पड़ जाएगा। तो उनके लिए अशुभ उपयोग की जो बेंचमार्किंग है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। कीपिंग दैट इन माइंड, यहाँ पे जो बोला है ना, क्या लाइन थी पल्लवी जी? अशुभ उपयोग की तो अस्तित्व ही नहीं रहता है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये दिमाग में क्लैरिटी रखना कि यदि कोई भी इंसान आत्मलीनता से बाहर है तो उनका अशुद्ध उपयोग होएगा, और अशुद्ध उपयोग है तो उसके अंदर शुभ और अशुभ दोनों ही होंगे।
वो दोनों के बिना, एक दूसरे के बिना नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट डाल दूं क्या? क्योंकि आप में से तो कोई मुझे क्वेश्चन कर ही नहीं रहा यहाँ पे। शुभ उपयोग क्या है? कहानी में ट्विस्ट ये है, शुभ अशुभ में, कि जो भी चीज आपको अनुकूल लगे ना, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है ना, वो सब शुभ होती है, और जो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, वो सब अशुभ होता है। तो मुनिराज उनके कर्मों के उदय में ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगे। नहीं समझा। इसलिए सब शुभ ही होता है, उनको कोई चीज प्रतिकूल लगती ही नहीं है। ये चीज मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि उनको जो चीज प्रतिकूल लगती है ना, वो काम ही नहीं करते। अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। कमिटेड लाइफ और बैचलर लाइफ में क्या डिफरेंस है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मैंने इसके लिए शादीशुदा लाइफ नहीं बोली है। सर वो एक अटैचमेंट का वो जो रहता है, वो इन बैचलर देयर इज नो अटैचमेंट। इसको और बेटर तरीके से बोलना चाहो तो, कमिटेड लाइफ में आप एक पर्सन के लिए कमिटेड होते हो, बैचलर लाइफ में देयर इज नो कमिटमेंट। नहीं, ये तो बहुत ही नेगेटिव सेंस का हो गया, मेरे को वो सेंस भी नहीं जानना। ये तो एकदम बदमाशी वाला सेंस आ गया। मतलब आप किसी के लिए सोचते हो, या मतलब ऑल योर एक्शंस आर। चलो आपको बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। बैचलर लाइफ में आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, फटाफट ले, स्वतंत्र। और कमिटेड लाइफ में सोचना पड़ता है। Ask the other person. एक बंदिश है ना, वैसे ही मुनिराजों के पास फुल ऑप्शन है कि देखो, कमिटेड लाइफ के अंदर ना आपको वो मूवी भी देखने जानी पड़ेगी जो आपको देखने का बिल्कुल मन नहीं है। बैचलर लाइफ में कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। मुनिराज के साथ भी वही बेनिफिट है, क्योंकि वो मुनिराज है, तो उनको जो चीज प्रतिकूल है, जो चीज उनको नहीं करना है, जो भी चीज उनके लिए अशुभ है, वो नहीं करते। सिंपल। ऑन द अदर हैंड, आप में से किस किस को ऑफिस जाने को मजा आता है? किस को ऑफिस? किस किस को घर के काम करने में मजा आता है? पल्लवी जी। अच्छा, वाह, पल्लवी जी को दोनों में बहुत मजा आता है। क्या बात है। अगर मेरी वाइफ सुनेगी ना तो सीधा बोलेगी, क्या है ये फालतू का ऑफिस करो, फालतू का घर का काम करो, शांति से एंजॉय करो। मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, वो तभी पॉसिबल है जब मुनिराज बन जाए। क्योंकि जब तक आप मुनिराज नहीं हो ना, तब तक आपके ऊपर सारी चीजें आएंगी। अगर आप एक हफ्ता ये सोचो ना कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, या फिर मैं घर के काम नहीं करूंगी, खाना भी नहीं बनाऊंगी, चलेगा पल्लवी जी? नहीं चलेगा। क्यों? Because I'm committed in the responsibilities.
पता है आपके फैमिली वाले क्या बोलेंगे? बेटा आपको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। उसका मतलब ये नहीं होता है ना कि हम भी नहीं खाएंगे। राइट। मुनिराज के साथ वो नहीं होता है। मुनिराज पता है क्या बोलते हैं? यार मेरा ना आज मन नहीं कर रहा है, इतना वॉक करके जाओ फिर खाओ। ठीक है, नहीं खाता हूँ। क्विक डिसीजन। ही हैज एन हिज ओन चॉइस कि वो अशुभ को जीतने दे या नहीं जीतने दे। यदि उनको वॉक करके आहार लेने जाना अशुभ काम लग रहा है तो वो नहीं जाएंगे। There is no compulsory for him. यदि कोई चीज उनको प्रतिकूल लगे वो नहीं करेंगे। इसलिए वो चीज बोला है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनके लाइफ में अशुभ उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जहां पे भी उनको लगता है कि ये चीज अशुभ है उनके लिए या प्रतिकूल है उनके लिए, वो काम वो नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मुनिराज जी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज आत्मलीनता, और वो अगर आत्मलीन नहीं हो पा रहे हैं, इससे बड़ा प्रतिकूलता उनकी पूरे जीवन में कुछ नहीं है, इससे बड़ा अशुभ उपयोग उनके पूरे लाइफ में कुछ नहीं है। इसलिए ब्लैंकेट बोलना कि उनका अशुभ उपयोग होएगा ही नहीं, ये जब आप बोलते हो तो उसके पीछे की भावना समझना। उसके पीछे की भावना ये है कि हमारा जो अशुभ उपयोग का जो बेंचमार्किंग है, जो स्टैंडर्ड है, उसके कंपैरिजन में उनका अशुभ उपयोग होता ही नहीं है। 4 कसाय 5 पाप वाला अशुभ उपयोग उनका नहीं होता। उनको पता है सबसे बड़ा लोभ क्या होता है उनका? चलो नहीं, साधु, उपाध्याय और आचार्य, इन तीनों में से कौन कौन लोभी है और कौन कौन नहीं है, और कौन बड़ा लोभी और कौन छोटा लोभी है? आचार्य जी सबसे बड़े लोभी, बाद में उपाध्याय जी और बाद में साधु। क्यों ऐसा? आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हो? आचार्य जी को अगर भाव आता है तो वो बोलेंगे, लेकिन साधु जी को वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को उपदेश दूं या कुछ। उनका सिर्फ एक और एक ही चीज है कि मैं आत्म ध्यान करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह कुछ नहीं है। आचार्य देव को इस चीज का लोभ है कि खाली मेरे अकेले का कल्याण नहीं हो, मेरे संग में सबका कल्याण हो। तभी तो उनने, अब मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ग्रंथों में ये चीज लिखी हुई है और कई जगह पे हमें अच्छे से पढ़ाया भी गया है कि आचार्य पद इज अ पनिशमेंट, उपाध्याय पद इज अ पनिशमेंट। अब आप बोलो कि पनिशमेंट कैसे हो गया? भाई आपने मुनिराज पद क्यों लिया था? आप मुनिराज क्यों बने थे? आत्म ध्यान में लीन होकर मोक्ष जाने का। और आपको मैंने लगा दिया दूसरे काम पे। आपको मैंने संघ के मैनेजमेंट में लगा दिया। भाई अगर मैनेजमेंट ही करना था ना तो जाके कंपनी में करते। मेरे ऑफिस में सबको पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे कुछ अभी जो जहाँ पे मेरा काम चालू है वहाँ पे मेरे बहुत सारे बॉसेस या स्टेक होल्डर्स मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। तो मुझे कई बार बोलते हैं कि सर ये टॉपिक तो ना आप भी बहुत अच्छे से, डिजिटल मार्केटिंग हो गया है या 360 डिग्री मार्केटिंग हो गई है,
लीड जनरेशन हो गया है, मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है ना जो वो लोग बोलते हैं सर आप भी पढ़ा दीजिए ना, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हो। पब्लिक स्पीकिंग है, आप ही कर दीजिए। तो उनको एक ही चीज बोलता हूँ, मेरा पढ़ाने का जो है ना वो खाली एक ही जगह पे लिमिटेड रहने दो, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, अपने खुद के फायदे के लिए ये मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। अब ये चीज का पीछे का मीनिंग क्या है ना वो आपको तब समझ में आएगा जब अभी आप लोग पढ़ा रहे हो ना, तो वो चैप्टर आपको अभी कितने अच्छे से समझ में आता है, उसके पहले इतना अच्छे से समझ में आता था वो चैप्टर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसे ही आचार्य उपाध्याय में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि बिना उस पद को छोड़े वो मोक्ष नहीं जा सकते हैं, बिना स्वयं दोबारा से मुनिराज बने वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पनिशमेंट है। उस एंगल से पनिशमेंट है और दूसरे कोई एंगल से नहीं है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज की क्लास में लास्ट पर्सन टू टीच राजवीर जी, आप कौन से टॉपिक्स आप रेडी करके आए हो? प्रभा जी, आपके एक बार जब लेक्चर सुन के हो जाए प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स के, और whenever you are ready to teach, let us know. ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। मैं तो वही सोच रही हूँ कि आई एम नॉट, वो जो बनाने का टाइम पता नहीं कब मुझे मिलेगा, जो पाठ योजना। आई नीड टू नो कि ये जो हम मतलब ऐसे जो अपने आप आ रही है वो तो ठीक है, बट हम कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा यहाँ बता रहे हैं दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो वो कहीं है वेयर आई कैन रेफर टू, तो देन आई विल गो फास्टर। तो फिर मुझे ना सारे वो 12 घंटे शायद सुनने ना पड़े। नहीं, वो जो मैंने आपको 12 घंटे बताए हैं ना, तो उन 12 घंटे के अंदर वही बातें मैंने हाईलाइट की है जो कि आपको एक किताब में नहीं मिलेगी। मतलब जैसे कि अभी आप मेरे ख्याल से तो फाइनल ईयर में हो ना, या आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे ख्याल से? नहीं, मेरा तो कंप्लीट हो गया, आई एम ऑलरेडी टीचिंग सेमेस्टर 1। यस यस, सो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपने 5 सालों में काफी सारी चीजें ये सब पढ़ी हुई होंगी जो आज मैंने अभी ये क्लास में भी बताई है पंचकर्मिष्ठी के बारे में। इनमें से भी मैं समझता हूँ कि 95% चीजें तो आपको पता ही होंगी। एक आध पॉइंट, नहीं, माय क्वेश्चन इज नॉट कि पता होगी, पर माय क्वेश्चन इज कि हम क्या एक्स्ट्रा अदर देन व्हाट इज नॉट इन द चैप्टर, हाउ मच वी आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म एंड व्हाट वी आर नॉट। सी, क्योंकि यू नो जैसे परमागम में हम कोशिश मतलब कई चीजें एक्स्ट्रा बता देते हैं, यू नो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग एंड व्हाट्स हैपनिंग, बट एग्जाम हम only on the material that is in the book पे लेते हैं, right? And there's a reason for it because then it's consistent with the teachers. So यहाँ पे भी वो मेरा थोड़ा confusion हो रहा है कि यहाँ पे हम जो extra चीजें हैं they are valid points, but then कितना हमें बताना है कितना नहीं, वो कहाँ मैं पता करूँ? So जो 12 घंटे के लेक्चर्स है उसके अंदर वही चीज कवर की गई है, और जो आपको चीजें याद करनी है वो आपको वितर्क विज्ञान प्रवेशिका जो मैंने आपको एक शेयर की है PDF डॉक्यूमेंट, उसमें एंडिंग में आपको दिखेगा कि वहां पे आपको वो सारे पॉइंट्स भी कवर किए हुए हैं। तो चलिए तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, अपने क्लास के बाद प्रभा जी वी जस्ट हैड अ टॉक बिफोर, तो आई एम गोइंग टू टेल हर लाइक द फ्यू थिंग्स शी हैज मिस्ड, तो आई कैन टेक हर थ्रू ऑल दिस सर जो आपने बताया ना। हाँ,
ठीक है, सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। हाँ जी सर। तो अभी मैं इनको एक पेज दिखा देता हूँ, देन आई विल क्लोज दैट चैप्टर ओवर देयर। तो ये देखो, ये परिशिष्ट 1 करके है। अच्छा, यहाँ पे आप जाके देखोगे तो ये परिशिष्ट यहाँ से चालू हुआ है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो दी हुई है वीता, ये बालबोध भाग की, वो सब आपको पता होनी चाहिए। ओके ओके। तो साधु परमेष्टि के कर्मों के ये सब चीजें जो बताई हुई है वो सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी दिए हुए हैं। अच्छा ठीक है। अब जैसे नमो का मंत्र में अरिहंत के कितने कितने अलग अलग फॉर्म, डिफरेंट नाम है। हाँ, तो अरहंताणम, अरिहंताणम, अरुहंताणम, ये तीनों चीजें मिलती है और तीनों ही चीजें एक्सेप्टेबल है आई गेस। हाँ। तो यहाँ पे ये सब चीजें दी हुई है, बालबोध भाग 1, 2, 3। बस आपको वितर विज्ञान में नहीं जाना है, बालबोध तक ही रहना है। हाँ ठीक है। ठीक है। चलिए, आप पल्लवी जी और प्रभा जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? प्रभा जी ने बस फोन किया था मुझे क्लास के पहले, तो आई सेड आई विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग आफ्टर द क्लास। ओके, परफेक्ट। सो यू बोथ आर कनेक्टेड। यस। नुपुर जी को भी आप जानते हो, प्रभा जी? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ अच्छे से। थोड़ा प्रभा नुपुर जी जी बिजी है एक्चुअली, विद हाँ प्रभा जी मुझे रीच आउट किए थे, मैं ही बिजी हूँ, उनको मैंने कॉल नहीं किया वापस। ठीक है, तो आप लोग को ये तो दोनों आपको मेरे ख्याल से टाइम जोन इन दोनों के साथ आपको बहुत इजीली सेट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब लोग नॉट रियली, नुपुर जी भी 3 घंटे पीछे है मेरे से, बट ओके either way time zone is always going to be नहीं, बाकी सब तो इंडिया बेस्ड है। वो तो ठीक है, विल फिगर आउट somehow. प्रभा जी मैं आपको कॉल करती हूँ एक्चुअली, वही नहीं, डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। फर्स्ट केस सिनेरियो में आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, कोई ना तो कोई आंसर ही देगा। नहीं, दैट्स ओके, आई जस्ट नीड टू रीअलाइन माई सेल्फ। अभी क्या मेरी बहुत गड़बड़ हो गई, वो 5 AM आई फील सो बैड कि मैं जब वो फर्स्ट 2-3 क्लासेस अटेंड, वो वाली अध्यात्म जी की क्लास लग गई, फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दे वर टेलिंग 3 टाइम जोन्स हैं, एंड देन आई सॉ योर ग्रुप, पर उसमें मुझे मेरा नाम नहीं दिखा, सो आई वाज लाइक, इसलिए आई वाजंट कमिंग टू दीज क्लासेस, और वो सब गड़बड़ हो गई। तो इट्स ओके, अभी ठीक है। ये क्लास में तो एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। हाँ, I just thought, because I have no concept of this yet, I wasn't aware कि how this is set up and all, so चलिए, तो अपन राजीव जी की स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। सर जीव या 4 गति का अरे बालबोध भाग 3 का बोलिए ना, 1, 2 में क्या अटकना है अभी? बालबोध भाग 3। हाँ आपने ठीक है प्रिपेयर सर। नहीं किया तो मेरे को नहीं पता है, लेना तो 3 से पड़ेगा, है ना? जनता की क्या ओपिनियन है? सर जो उन्होंने प्रिपेयर किया है वो कर चलो, अगर पब्लिक की ओपिनियन वो है तो मैं वो मान जाऊंगा। मैं आई एम वेरी इजी टू गो टीचर। सर कौन सा लूं सर? जो आपने प्रिपेयर किया वो लेगा। जीव आजू का लेती हूँ सर मैं। ठीक है। हाँ। पहले दिन की दूसरी अनुमति। मैं ऑडिबल हूँ ना राजीव जी? हाँ हाँ सर। हाँ, पहले दिन की दूसरी अनुमति है। हाँ ठीक है। चलो हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण भी हो गया आपका पहले, और हम
पाठमाला भाग और है बोर्ड कार्य करते हैं हम। इधर दिनांक भी लिख दिया और उधर पाठ का नाम, और मेरा पाठ का नाम है जीव अजीव, बालबोध भाग 1 पाठ 4 नहीं पाठ 5। चलो पाठ 5 निकाला सभी ने। तो कल हमने क्या देखा था, देव दर्शन का पाठ किया था कल। पाठ 4 देव दर्शन का पाठ किया था कल। तो देव दर्शन के सब प्रश्न उत्तर आप रिवीजन करके आए होंगे। तो मैं सीधे जीवाजीव पर जाती हूँ। तो और ये 2 हीरालाल का एक ये है और ये ज्ञानचंद का है। तो कौन करेगा पाठ? हीरालाल का पाठ है और ज्ञानचंद का पाठ। मैं तो करूँ राजरी? हाँ दोनों करो तुम। हाँ स्टार्टिंग से करूँ? हाँ स्टार्ट। मेरा कितना अच्छा नाम है। आहा, बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई, हीरा कीमती अवश्य होता है, परंतु है तो अजीब ही ना। आखिर क्या तुम जीव चेतन से अजीब बनना पसंद करते हो? अरे भाई, ये जीव अजीब क्या है? जीव नहीं जानते? तुम जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है। जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। और अजीब? जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, वही अजीव है। जैसे हम तुम जानते हैं, अतः जीव है। हीरा, सोना, चांदी, टेबल, कुर्सी जानते नहीं है, अतः अजीब है। जीव अजीब की और क्या पहचान है? जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। अजीब में सुख दुख नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः जीव है। टेबल कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अतः अजीव है। हाँ आंखें बस हो गया। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि जीव किसे कहते हैं पूजा जी? जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। और पल्लवी जी, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वह अजीब है। और अनुभूति जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जीव अजीव की क्या पहचान है? जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना है तो जीव है, और जो जानता देखता नहीं है वो अजीब है। ठीक है। और प्रभा जी है या? जी सॉरी, बोलिए। नीचे वस्तुओं की जीव अजीव की पहचान करो। और हाथी तुम कुर्सी, मकान, रेल, कान, आंख, रोटी, हवाई जहाज। आप क्या पूछ रही हैं कि ये सब अजीब है? ये हाँ मतलब ये जो आप हाँ बता रही हैं, हाँ हाँ, ये हाँ, सब ये अजीब है। अजीब है कि जीव है? अजीब है।
नहीं, इसमें कौन से तो आजीव है? आपने अच्छा काफी सारे करे, सॉरी। हाँ, एक इसमें, आई थिंक आपने हाथी भी बोला था, हाथी हाँ जीव है। हाँ हाँ हाँ। हाथी जीव तुम है। तुम क्या हो? तुम बोला आपने, सॉरी। हाँ, तुम। हाँ हाँ, मैं जीव हूँ। कुर्सी। अजीब। मकान। अजीब। रेल। सॉरी, क्या? ड्रेप? रेल रेल ट्रेन। रेल, हाँ रेल अजीब। और कान। कान, क्या? आई एम सो हाँ, कान सॉरी। कान। हाँ, हाँ, बोल। कान। हाँ उद्गल। अजीब। हाँ। और आँख। आंख भी अजीब। हाँ, ठीक है, आपने सही बताया। तो हमने इस पाठ में क्या देखा है, अनुभूति जी? आप अनम्यूट हैं, अनुभूति जी? जी दीदी। ये पाठ में हमने क्या देखा है? जो जानता देखता है या जिसमें ज्ञान होता है वो जीव होता है, और जो जानता देखता नहीं है वो अजीब होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, सोना चांदी। बस दीदी। हाँ, ठीक। तो मेरा प्रश्न है, जो जानता दिखता है वो क्या है, पल्लवी जी? जीव है। और जो जानता दिखता नहीं वो क्या है? अजीब है। मितेश जी, आपसे प्रश्न प्रश्न है ये। और जीव अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं और जिसमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता उसे अजीब कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ। जो जानता देखता है वो क्या है, जीव। मितेश? और जो जानता देखता है सुख दुख का अनुभव करता है वो क्या है? जीव। और जो जीव क्या है? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। तो जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। तो ठीक है, तो मैं आपको कल के लिए गृह कार्य देती हूँ, और आपको आगे का पाठ पढ़कर आना है, और वो पाठ दिनचर्या है। और वो सब जन वो कल पाठ पढ़कर आएंगे दिनचर्या का। ठीक है सर। मेरा हो गया सर। राजीव जी, जो अपने 9 पॉइंट्स थे ना, जो एक अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, हाँ आपको वो याद है? हाँ सर। एक बार बताएंगे वो? बोर्ड कार्य 16 सोपान ना सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ 9 पॉइंट्स अध्यापक को ध्यान रखने के लिए। हाँ। एक कुशल अध्यापक को कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ाने के समय?
नहीं सर, वो पॉइंट याद नहीं। एक बार याद कर, इसको भी है ना बाय हार्ट कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कौन से बाल बोध में है सर वो? प्रशिक्षण में है। हाँ ठीक है सर, मेरे पास बुक नहीं ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही। आपने फिर प्रिंट तो आउट मैं नहीं निकाला? नहीं प्रिंट आउट नहीं निकाले अभी तक? नहीं, मैं दूसरा मेरे बच्चे का मोबाइल लेके वो उस पे देखती हूँ। अच्छा, तो हाँ आपको अगर पॉसिबल हो ना तो हाँ प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हाँ ठीक है सर। ग्रुप पे भी मैंने दो तीन बार लिखा है सर, बुक भेजो बुक भेजो, वो भेज रही नहीं वहां से। वो बुक जब तक आपके पास आएगी ना तब तक 1 महीना निकल जाएगा, क्योंकि वो कोई भी अभी जयपुर में है नहीं, सब देवलाली में है। वो कोरियर जयपुर से होएगा, वो जब कोरियर करेंगे तो आपके जब तक घर पहुंचेगा तब तक 1 हफ्ता तो आराम से निकल जाएगा। आप तो आजू बाजू में कहीं पे भी जाओगे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। आराध्य जी, हमारे पास 2 है सेट, तो एक मैं इनको कुरियर कर दूं? अगर आप कोरियर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। आप उनको एक बार चेक, कोरियर करने से पहले एड्रेस चेक कर लीजिएगा कि कितना टाइम लगेगा। हाँ हाँ। मेरे पास तो एक भी सेट नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो आईपैड से देख के करता हूँ। खाली मतलब मैंने और पूजा ने कुछ कुछ लिख लिया है पहले 1-2 चैप्टर में, कुछ नोट्स बनाए, खाली उतना आपको वो रहेगा। अगर वो इम्पोर्टेंट नोट्स की में भी आप भेज दो पिक्चर इनको या ग्रुप में। हाँ ग्रुप में भेज दो तुम। नहीं, वो तो पीडीएफ तो है ग्रुप में ऑलरेडी, उनको फोन पे देखने में मुश्किल होती है ना, हाथ में पीडीएफ। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो क्रिटिकल नोट्स है ना, एटलीस्ट वो फिर उनको उतना सा देखने में दिक्कत नहीं जाएगी, इसलिए। ठीक है, चलिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्यक्तिगत पूछा जाता है कि सामूहिक? सामूहिक। हाँ, पहले किसी से भी पूछ सकते हैं, बट फिर वो एक ही व्यक्ति को पूछते हैं। हाँ पहले एक ही व्यक्ति को पूछते हैं, फिर नहीं आया उसको तो सामूहिक पूछते। नहीं पूछते, सामूहिक है पर फिर किसी एक को नाम बोल के पूछते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई और अटेंशन ना दे, पहले से ही व्यक्ति का नाम बोल दिया तो बाकी सब क्वेश्चन ही नहीं सुनेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ राजीव जी, अपन अपनी क्लास में भी ना कई बार, मैं समझो कोई क्वेश्चन आंसर किसी के साथ चालू है, उसके बाद उनका आंसर नहीं है और फिर मैं किसी और से पूछता हूँ ना आंसर देने को, क्या बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। क्यों? ध्यान नहीं, ध्यान नहीं। इसके पहले 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ तब ध्यान नहीं था। क्यों ध्यान नहीं था? अरे सर करो ना, आप खेलो बाकी लोगों के साथ, हम तो है ही नहीं ना टारगेट, खेलो खेलो। अब मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसकी लॉटरी खुलने वाली है पता नहीं, उसके बाद किसका नाम आया, किसका नाम आया, अच्छा नुपुर जी, हाँ ठीक है। फिर नहीं, ऐसे ही होता है ना? नहीं सर ऐसा नहीं होता। अरे आप देख लेना वीडियोस पे, मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हो और क्वेश्चन पूछने से पहले आपने पूछ लिया कि पल्लवी जी आप बताइए इस प्रश्न का जवाब, तो बाकी के लोगों का ध्यान खत्म हो जाएगा, आप उनको एंगेज नहीं करोगे। यहाँ पे तो फिर भी ये ना अच्छे बच्चे हैं, मेरे जैसा कोई बदमाश बच्चा होएगा ना, वो तो आपकी क्लास बिगाड़ देगा। वो बोलेगा राजवीर जी आप तो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो मेरा तो कोई काम नहीं है भाई, चल ना ये गेम खेलते हैं। आप क्या बोलोगे? ये ये पहले दिन की दूसरी अनुमति थी, चलो कोई सी भी दिन की हो,
लेकिन अगर दूसरी अन्विति है तो उसमें मंगलाचरण करने की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? बोर्ड कार्य आता है नहीं आता है दूसरी अन्विति में? नहीं आएगा ना तो दूसरी अन्विति में बोर्ड कार्य भी नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है ना पहले। सेम ऐसा है कि बोर्ड पे आपने सुबह आके लिख दिया था पहली क्लास के पहले, तो अब उसी का ही आपने बीच में ब्रेक लेके दोबारा से कंटिन्यू किया, तो थोड़ी ना आप दोबारा से लिखोगे आज का डेट, तो पहले से लिखा हुआ है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, आ गया सर। जी सर। कोई पण दिवस नहीं, कोई पण सारी प्रथा। ठीक है, किस और कोई फीडबैक्स? सर राष्ट्रीय अगर शाम की वो जो 4 वाली क्लास है ना वो कंटिन्यू सुने तो काफी हेल्प मिलेगी उनको। नहीं, मैं 4 वाली क्लास सुनती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे दुकान रहता ना मेरे पीछे, दुकान में बैठ कर सुनती हूँ। नहीं तो आप दुकान में बैठ के सुनते तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खाली प्रॉब्लम एक ही है, आप किताब पेन लेके नोट्स नहीं बनाते हो। हाँ राइट सर। अभी जैसे अभी मैंने आपको गलतियां बताई ना, तो आप देखोगे ना तो पल्लवी जी नीचे देख के लिख रही है ये गलती ये गलती, जबकि उनकी तो है भी नहीं। आप भी आपकी गलतियां नोट्स करो, जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आप दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। आपने 4 वाली क्लास ये क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। व्हाट इज द प्रशिक्षण में 3 क्लास होती है, जिनमें से 2 क्लास आपकी कॉमन होती है, 1 क्लास आपकी प्रैक्टिस की होती है, वो ये है। 1 क्लास आपकी होती है सिद्धांत की, जिसके अंदर आपको कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। वो सुबह 7 बजे इंडिया टाइम मॉर्निंग 7 o'clock से होती है। दूसरी क्लास होती है पद्धति की, जिसके अंदर आपको मेथड ऑफ टीचिंग सिखाया जाता है, जो इंडिया टाइम इवनिंग 4 o'clock से होती है। ये दोनों मेन क्लासेस है। इन दोनों क्लासेस में जो पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। उसकी प्रैक्टिस तीसरी क्लास में कराई जाती है, जिसको बोलते हैं अभ्यास कक्षा और प्रैक्टिस क्लास, जो कि 2 बजे की होती है। जो कि 2 बजे की होती है फिजिकली वहां पे देवलाली में, और वर्चुअली जो होती है वो पार्टिसिपेंट्स के कंफर्टेबल टाइम स्लॉट के हिसाब से होती है। क्योंकि ये वाला जो बैच है इसमें सब लोगों ने मॉर्निंग 5 o'clock का टाइम चूज किया है, इसलिए हम लोग 5 बजे करते हैं, तो 2 बजे कुछ नहीं होता है। तो जो आपको वो दोनों क्लासेस में सिखाया गया है उसको यहाँ पे प्रैक्टिस में, वहां पे वो क्लास में 200, 250, 300 बच्चे होते हैं। तो 2 घंटे की क्लास में 250 लोगों के ऊपर वो एक एक के ऊपर पर्सनलाइज्ड फोकस नहीं दिया जा पाता है। तो इसलिए यहाँ पे हर एक के फोकस दिया जाता है, हर एक से पढ़वाया जाता है, उनकी गलती निकाली जाती है। एक और क्वेश्चन, आई डोंट नो आपके इस क्लास में और कुछ प्लान था, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट दैट ईदर, पर क्योंकि वो मैंने 2-4 क्लासेस करी अटेंड अध्यात्म जी की, जो 7 जो कुछ आप बता रहे हैं, जो शायद राइट आफ्टर दिस वन, राइट? पर वो मुझे समझ ही नहीं आया बिकॉज इट वाज गोइंग सो स्लो, और उसमें तो इतने छोटे छोटे से बच्चे थे, तो मुझे लगा आई एम इन द रॉन्ग क्लास, तो फिर मैंने वो जाना बंद कर दिया उसमें। सो आई गेस आई वाज सो कंफ्यूज्ड। उसमें तो काफी छोटे छोटे बच्चे मतलब आए थे, तो इतने छोटे छोटे से बच्चे भी दे आर लर्निंग हाउ टू टीच, वो मुझे समझ ही नहीं आया। सो 10th स्टैंडर्ड पास बच्चे होंगे आप जिनको छोटे बच्चे बोल रहे हो, और हैज अ रिक्वायरमेंट
फॉर एडमिशन इन स्मारक जयपुर में, अगर आपको किसी भी बच्चे को एडमिशन चाहिए होता है तो आपको प्रशिक्षण शिविर में एग्जाम पास करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी बच्चा वहां पे जाके 1 साल भी पढ़ लेता है तो अगले साल से ही उसका प्रवचन क्लासेस सब चालू हो जाती है। तो उसको ये मतलब बाल बोध प्रशिक्षण तो जाने से पहले कंप्लीट करना होता है, और नेक्स्ट ईयर उनको वित्त विज्ञान प्रशिक्षण भी देना कंपलसरी होता है। सो बाय द टाइम उनका वहां पे स्मारक को ज्वाइन किए हुए 14 महीने होते हैं, उनके दोनों प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुके होते हैं। सो बेसिकली इतना बोलना कि मैंने स्मारक में एडमिशन है उतना सा ही क्वालिफाइज फॉर देम टू स्टार्ट टीचिंग। वहां का बेंचमार्किंग थोड़ा ज्यादा हाई है। तो हमें तो फिजिकली आके करने चाहिए ये प्रशिक्षण भैया। यहाँ तो इतना लिमिटेड टाइम में हम कितना सीख पाएंगे। ये मैंने मेरी पहली लेक्चर में भी मैंने बोला था कि वहाँ पे जो 20 दिन का होता है, ये 20 दिन के में आपको एक्चुअली 2 साल की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। जो बीएड की कोर्स होता है ना नॉर्मल, ये वो ही सेम कोर्स है जो आपको 20 दिन में कराया जाता है। तो आप ये समझ लो 2 साल के एफर्ट्स आपको 20 दिन में डालना। और एक और क्वेश्चन है, बिकॉज वी मीट अध्यात्म जी रेगुलरली, वो उन्होंने मुझे अपनी नई किताब दी थी 1 साल पहले, बट some of my teaching style is already that, so he was trying to introduce something new this year teaching style में। तो उसका मतलब how is that impacting what we are doing in this class? मुझे इसका बैकग्राउंड स्पेसिफिकली नहीं पता है कि वो आप जो न्यू टीचिंग स्टाइल में आप किस पॉइंट के ऊपर इशारा है या किस चीज के ऊपर फोकस है। कोई बात नहीं। देन आई थॉट कि वो ही केम आउट विद सम बुक प्रशिक्षण लाइक तो थोड़ा डिफरेंट फोकस से पढ़ाने का, एंड आई थॉट वो इस शिविर में दे वर गोइंग टू try to implement that, but ठीक है। I am not so sure which book you are talking about, but मैंने एक किताब आपको मैंने सर्कुलेट की है ग्रुप में, प्रशिक्षण निर्देशिका। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने, कि जैसे कि पहले 16 सोपान होते थे, तो 16 सोपान के अंदर सबके सब मिक्स होते थे। अभी उन्होंने उसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये आप जो 12 घंटे के आप लेक्चर सुनेंगे ना, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। एंड ट्रस्ट मी, जो 12 घंटे के लेक्चर्स है ना, उसमें से आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स स्लो लगे, बट वो लाइक 12 घंटे के अंदर बालबोध भाग 1, 2, 3 तीनों की तीनों कंप्लीट किए हैं। और प्लस प्रशिक्षण निर्देशिका जो अपने आप में वैसे तो 100 पेज के ऊपर की किताब है, लेकिन उसमें से रेलिवेंट समझ लो 40-50 पेज है, तो वो भी कंप्लीट की है वो 12 घंटे में। तो इट मे लुक लाइक अ स्लो क्लास, बट इट इज अ वेरी फास्ट पेस्ड लेक्चर। उसकी प्रेजेंटेशन स्लो में की है, बट कंटेंट उसका फास्ट है। ओके, गुड। हाँ, यू आर राइट। वो फर्स्ट 2 आवर्स में सुन रही थी, तो वही मुझे लग रहा था कि इट वाज गोइंग लिटिल स्लो, बट इट्स ओके, आई गॉट इट नाउ। या फर्स्ट 2 क्लास में क्या होता है ना, बालबोध भाग 1 और 2 है, तो वो तो आपको बहुत ही स्लो लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, राजीव जी, यू विल नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप अपने बच्चे, अपने पति को स्टूडेंट बना के बिठा के उनको बोलो खाना खाना है, चाहिए ना खाना, तो मेरी क्लास सुनो। और चाहिए तो आप अपने क्लास रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल दीजिए। कोई भी जिसको भी मौका मिलेगा उसको देखने का, वो उसके अंदर आपको बता देंगे आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं या आपने क्या चीज मिस की है। ठीक है? हाँ, ठीक है। चलिए,
Any other questions? Any other points to discuss? हाँ पूजा। वो जो गुण के उस पे बात हुई थी, तो वो प्रेजेंट कैसे करनी है कि उपाध्याय जी के 25 है और साधु जी के 28 है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि क्यों डिफरेंस है, उनके कम क्यों है? कम नहीं है, ज्यादा। 25 है उपाध्याय जी के और साधु जी के 28 है, तो वो 28 प्लस दूसरे 25 वैसे लेना है, मतलब एक्सप्लेनिंग में वो हो जाएगा वैसे। और सर बोलने में तो 25 ही ऐसे बोलते हैं ना वैसे। या बोलने के लिए तो मैं आपको खाली ग्रेजुएट बोलता हूँ, ये तो मैंने कभी नहीं बोलता कि ये 10th पास भी है, 8वीं पास भी है, 10वीं पास, मतलब 12वीं पास भी है। इनके डिटेल्स भी दी उसी में प्रशिक्षण निर्देशिका में है क्या, जो 46 पीछे है, पीछे है ना? चलिए, any other question? I've got a quick one. Yeah. आज जो भी डिस्कशन हमने किया ना शुभोपयोग, इट वाज रियली गुड फॉर दिस क्लास, बट ये जब हम लोग बच्चों का क्लास ले, so does that mean those 3 points don't need to be raised? The शुभ अशुभ and शुद्धोपयोग? Depend करता है स्टूडेंट्स कौन है। No, say if it's like 8 to 14 years, जो समझ not required. not required. I will मैं ना थोड़ा सा ना अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं ना ये स्टैंडर्ड प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करता हूँ, ठीक है? तो अगर मुझसे पूछोगे ना कि आप इसको 8 to 14 या इस टाइप से ये किया जाता है ना, मेरे को डिस्क्रिमिनेटिंग लगता है, मेरे को उससे बहुत चिढ़ उठती है। मतलब ये बंदा कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं चला रहे गवर्नमेंट का कि भाई इतने साल के में आपको ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। You decided as per their intelligence, as per their understanding. At the end of the day, आपको उसको engage करना। So there's two things, no, here. Engage definitely, but what about the info aspect of it? So that's what I'm telling you कि अभी समझो प्रभा जी है, प्रभा जी की अगर बैकग्राउंड नॉलेज X लेवल पे है और मैं उनको उस लेक्चर में बिठा दूं जहां पे वही सेम चीज रिपीट हो रही है, वो 2 से 3 घंटे में पहुंचेंगी नहीं, वो ड्रॉप आउट हो जाएंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर है, उनको वो कंटेंट देना जो उनको नहीं आता है। अभी समझो मैं आया था सिडनी पढ़ाने को, वहां पे रेगुलर पाठशाला चलती है, मेरे को बोला उसी को ही पढ़ाना है। अब मैंने उनको नमोका मंत्र से स्टार्ट किया, वो सेम चीज उनको मैं पढ़ाऊं पंचपरमेष्ठी की जो उनने पहले से पढ़ी हुई है। क्या लगता है नेक्स्ट क्लास से कोई आएगा? लेकिन अगर मैंने उसी टॉपिक को पढ़ाया उन्हें और 5 नई बातें बता दी, फिर इट विल बी इंट्रिगिंग, क्यूरियोसिटी जगेगी बच्चों की। उसके बाद बोलेंगे अरे भाई तुम लोग ना पागल हो जो उनकी क्लास में नहीं आए, उनने पता है वो ही पढ़ाया लेकिन उसने 5 नई बातें बताई, तुम्हें पता है क्या? चल पता है ना, नहीं आया था ना, ये क्वेश्चन का आंसर दे। बच्चों के बीच में जो कंपटीशन होता है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको ना एंकरेज करो। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप ये समझ पाओ कि उनको कितना आता है। अभी समझो अगर कोई मेरी क्लास में ऐसा व्यक्ति हो, समझो मेरी क्लास में ऐसा व्यक्ति हो जिसको नमो का मंत्र बोलना ही नहीं आता, उसको मैं ये उपयोग बताने बैठ जाऊंगा ना, बोले क्या बोलेगा, सर हम इधर ABCD सीखने आए थे, आप तो ऐसे लिखवा रहे हो, हम गलत क्लास में आ गए। सर मैं कुछ पूछूं? बोलिए। सर एक्चुअली वो सही है, इनफैक्ट हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे ये कि बच्चों को, जैसे अपन ने इसमें पाठ योजना में पढ़ा है ना, सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य,
तो हमारा विशेष तो पाठ से रिलेटेड हो गया, पर सामान्य उद्देश्य ये है कि बच्चे के मन में एक्चुअल इंटरेस्ट आए। तो जैसे पल्लवी जी आपने बोला इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन देंगे तो शायद इंटरेस्ट ना आए उनको, पर उनको अगर आप उनको लाइफ से रिलेट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो सिर्फ डेफिनेशन याद कराना, इंफॉर्मेशन देना से ज्यादा उनको लाइफ से रिलेट कराना, क्योंकि सर मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे बच्चे घर पे डिस्कशन करते हैं, उनको काफी आता है, पर फिर वहाँ मंदिर में एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है पाठशाला में, क्योंकि वहाँ वो लोग हर लेवल के बच्चे के हिसाब से पढ़ाते हैं। जैसे सर ने बोला कि किसी को नमोकार मंत्र भी नहीं आता, किसी को हिंदी बोलना भी नहीं आती यहाँ पे। अब मेरे बच्चे वहां जाके बोर हो जाते हैं, बट द टीचर के पास डिलेमा होता है कि वो हर बच्चे को कैसे अकोमोडेट करे। तो सर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आपके पास डिफरेंट लेवल के बच्चे हो ना, तो अब मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि यू जस्ट मेडिटेट ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, और क्या करेंगे। एक्चुअली वहां पर टीचर हैज टू बी मोर क्रिएटिव। लाइक इन माय क्लास आई हैव पीपल जो कभी जैन रिलीजन सुना ही नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम वो आए, एंड देन आई हैव अदर स्टूडेंट्स हु आर वेरी स्वाध्यायी, मतलब उन्होंने समय सार प्रवचन सार भी पढ़ चुके हैं, एंड दे आर आल्सो इन माय क्लास, बट आई कीप देम बोथ इक्वली एंगेज्ड. So, but then I don't give them too much information. So to answer your question, Pallavi ji, जैसे आप बोल रहे हो ना कि इस तरह की थोड़ी भी अगर high level information है, तो you have to be little considerate towards those students जो brand new सीख रहे हैं. उनके लिए आप over information दे दोगे तो वो घबरा जाएंगे कि अरे ये तो भाई बहुत difficult है, this class is not for me. Whereas जिनको बहुत कुछ आता है, उनके लिए you engage them in a different way. So then they are both satisfied. Right, sure. Yeah. इसके अंदर आपको दो चीजें का मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है? दो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि एज अ टीचर्स डिलेमा दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक डिलेमा, ये हर जगह पे फेस होता है। तो इसके दो उपाय होते हैं। पहला है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप प्रवचन नहीं दे रहे हो, क्लास ले रहे हो। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्रवचन में ना आई कैन नॉट से बाहर बोर्ड नहीं लगा सकता हो कि ये वाले बच्चे यहाँ पे, ये वाले बच्चे यहाँ पे। पाठशाला में आप दो बैचेस बना सकते हो। तो जैसे स्कूल में नहीं होती है डिविजन्स, वैसे आप डिविजन्स बनाइए और एक डिवीजन में सिमिलर पूर्व ज्ञान वाले या जिनको प्रीवियस नॉलेज है उनको एक साथ रखिए, तो आपको इजी हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर कई बार ये प्रैक्टिकल नहीं होता है क्योंकि टोटल 20 बच्चे हैं, 20 में अगर मैंने 4 क्लास चलाई और मैं अकेली पढ़ाने वाली तो मैं कितना किसको क्या पढ़ाऊं, नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे नुपुर जी ने बोला ना, आप उस पूरी क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 पार्ट थियोरी, 1 पार्ट प्रैक्टिकल। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नुपुर जी 6 साल 7 साल से पढ़ रही है ना, फिर भी अभी भी उन्होंने सारे बालबोध भाग 1 2 3 आज भी जो मैंने आपको पढ़ाया है कौन सा उपयोग वाली बात, वो उन्होंने 2-3 साल पहले पढ़ी हुई है। इंटरेस्ट में आप वो वाले लेक्चर, अभी आज का लेक्चर आप उठा के देखोगे ना, वर्ड टू वर्ड मेरा सेम निकलेगा। सही बोलो नुपुर जी? मतलब इनफैक्ट तो नुपुर जी बोलेंगे सर आपने एग्जाम्पल भी सेम ही दिया है। उस टाइम आपकी शादी नहीं हुई थी ना, तभी भी आपकी पत्नी आ गई थी। सही बोल रहे हो? बिल्कुल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आप प्रैक्टिकल कर देते हो ना, तो आपको उसमें एक अलग ही मजा आता है। Exactly. So what I'm trying to figure out here is, like, I'm already doing the practicals and it's not info based, but what I was expecting through this course is how to incorporate more information into your practical, or would it be wise to? But then I think I got my answer. Depends on who the audience is and depends on how well they absorb it. Right. Okay. Yeah. और इसीलिए ये वाली क्लास के अंदर आपको ना
जो किताब में लिखा है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, यस। क्योंकि ये बात समझना, अगर किसी, अभी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, यदि किसी को पास उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना, तो वो बाल बोध की क्लास में आएगा ही नहीं। No, we have kids like that, sir, and we have kids who discuss the definitions with their parents. तो parents को भी इतना आता है, so I have to make sure I cater to all of them well. मेरा पॉइंट तो सुनो, जिस इंसान ने तत्वा सूत्र पढ़ा हुआ होगा ना, वो बाल बोध की क्लास में आके नहीं बैठेगा, वो विद्या विज्ञान की क्लास में जाके फिर भी बैठ जाएगा, लेकिन बाल बोध की क्लास में आके नहीं बैठेगा। Right. उसका ईगो इश्यू होता है। तो वो अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहता है कि भाई मैंने तत्वा सूत्र पढ़ा हुआ है, मैं ये चिंटा पिंटा के साथ जाके क्यों बैठूं? और चिंटा पिंटा का मतलब एज नहीं है मेरा। हाँ जी सर। पर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जब ये प्रशिक्षण शिविर के बारे में सबसे पहले पता चला था और ऑप्शन आया था, तो मैंने भी वीतराग विज्ञान के लिए साइन अप किया था कि बाल बोध क्यों करना। फिर अभी समझ में आ रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये इस स्टाइल में पढ़ के जितना क्लैरिटी दिमाग में आ रही है इन पाठों के बारे में बाल बोध के, वो पहले कभी नहीं आई। और जितनी डेफिनेशंस याद हो गई है, कभी याद नहीं करी, बस समझ ली। तो दिस वाज लाइक वेरी गुड एक्सरसाइज। Cannot agree more, अनुपुर जी। Totally. तो ये होता है। अभी जैसे नुपुर जी ने उनका खुद का ही एग्जांपल दे दिया कि भाई उनको खुद को कंफर्टेबल नहीं था बाल बोध में आने के लिए। क्यों? उनने समय सा, वो अभी समय सा उनका खत्म हो गया है। क्या प्रवचन सा चालू है आपका भी? मेरा भी अपना प्रवचन चालू है ना। अभी जो व्यक्ति ने समय, मतलब इनने नाना बोल के भी कम से कम कितने 40 दिन तो पढ़ लिए अभी तक। 40 दिन क्या सर? 5 साल में 40 किताबें तो पढ़ ली ना आपने? हाँ हाँ सर। अभी 40 किताबें पढ़ के बैठी है, अब आप इनको बोलोगे बाल बोध 1 2 3 पढ़ो, क्या लगता है बैठेंगे पढ़ने? ऐसा आप है तो जरूर बैठेंगे। No, see, I think it's all about the innovation you bring into teaching, and that is like the best aspect of this. मुझे ऐसे लगा। अभी आपने जो एक लाइन बोली ना, आप हो तो बैठेंगे, that is something which you will need to create for yourself. Right. Yeah. At the same time, ये जो क्लास है ना, ये क्लास एक मेथड की है। उसके अंदर मैं आपको इनोवेशन नहीं सिखा सकता, उसके अंदर मैं आपको हाउ टू बी डिफरेंट नहीं सिखा सकता, उसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये मिनिमम बेंचमार्क है, आपको मिनिमम इतना तो आना चाहिए, इसके नीचे इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके ऊपर आपको जितना जाना चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू। चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन कहना चाहेगा? हेलो सर। हाँ जी। निज निधि निज में बता दी, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।